नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 2% से ज्यादा गिरे। यूरोप में भी बिकवाली, एशियाई बाजारों में भी गिरावट। क्रूड $38 के नीचे फिसलने से बना दबाव। 5 साल की ऊंचाई पर पहुंची इंडस्ट्री की रफ्तार। अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ 9.8% पर पहुंची। आज आने वाले महंगाई दर आंकड़ों का इंतजार। 6 जनवरी तक दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। एनजीटी के फैसले पर ऑटो कंपनियों ने सरकार से मांगी सफाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिसंबर तिमाही में टीसीएस के कमजोर नतीजों की आशंका। चेन्नई में बाढ़ से काम पर असर। शेयरों पर आज दिख सकता है दबाव। जीएसटी पर मतभेद दूर करने के लिए कांग्रेस नेताओं से आज मिलेंगे वित्त मंत्री जेटली। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में जीएसटी रेट शामिल करने पर सहमति बनाने पर होगा विचार। 6 देशों से होने वाले कोल्ड रोल्ड स्टील के इंपोर्ट पर 5 से 57% तक लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। जिंदल स्टेनलेस, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील को मिलेगी राहत। लेकिन चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र देख लीजिए किस तरह से हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है इंडिकेशंस दे रहा है। कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज हो रहा है। आधे % के आसपास का दबाव है। तो हफ्ते की शुरुआत शायद एक कमजोर नोट पे हो। क्यों ये दबाव है? अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर। अमेरिका में शुक्रवार को 2% के आसपास ही कमजोरी। डाउ 300 अंक का दबाव दिखा रहा था। इनफैक्ट बीता पूरा हफ्ता अस्थिरता थी और फाइनली शुक्रवार को दबाव। पूरे हफ्ते 3% के आसपास अमेरिकी बाजारों ने झटक दिया। कच्चा तेल संभलने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ कल से एफओएमसी की यानी कि अमेरिका के केंद्र या सेंट्रल बैंक की कल से बैठक शुरू होने वाली है 2 दिनों की। उससे पहले नर्वसनेस है और इसीलिए आपने देखा है तमाम इक्विटी मार्केट्स में दबाव है। तो आज इंडिकेशंस कमजोरी के हैं। पूरा एशियाई पैक दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि कमजोरी में अगर आपको 75, 50 या उसके नीचे भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए तो आपको यहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन अनिल कहां पे खरीदारी करें, किन लेवल्स के आसपास नजर रखनी चाहिए, खरीदारी करें तो टारगेट्स क्या होंगे, ये सब अनिल से जानूंगा मैं आगे। लेकिन जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, दिक्कत की बात जो हफ्ते की शुरुआती दिन ही हम देख रहे हैं कमजोरी, उसकी बड़ी वजह है ग्लोबल जो संकेत है, दबाव के संकेत हैं। अमेरिका में तगड़ी कमजोरी थी। तमाम इक्विटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं रिस्क ऑफ, यानी कि लोग इक्विटीज से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। डिम्पी अच्छा खासा दबाव, 2% के आसपास ही कमजोरी, 300 पॉइंट झटक दिए डाउ ने। क्या होगा सर? आप कच्चे तेल को भुला नहीं सकते, चाहे वो टूट रहा है चाहे वो बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी पे उसका असर दिखेगा। और वही मूड वही दर्शा रहा है। तमाम इक्विटी मार्केट्स पूरी तरह से कच्चे तेल पर वैसा है, पूरी तरह से फोकस है। चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सारा उसी पे फोकस्ड है। अगर आप आंकड़ों के भी लिहाज से देखेंगे तो जो बाजार टूटा है वो 3% टूटा है। कोई कोर रीजन नहीं था अमेरिका में इसकी वजह से कि यह गिरावट आई है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि हाँ, बड़े इवेंट क्योंकि 15 और 16 तारीख को बैठक होने वाली है, ठीक उससे पहले निवेशकों ने कुछ हद तक पैसा जरूर बाहर निकाला है, इस वजह से भी थोड़ा दबाव बना हुआ। लेकिन पूरा फोकस क्रूड पे था जो कि 7 साल के निचले स्तरों पर आया। ब्रेंट क्रूड $37 पर आ चुका है और ये लगातार इकोनॉमीज को जिस तरह का फॉल डाउन हो रहा है, फ्री फॉल जैसी कंडीशन है, जिससे कि ज्यादातर अर्थव्यवस्था समझ नहीं पा रही है कि इसको हैंडल किस तरह से किया जाए। और अगर इसी तरह से गिरता रहा तो कई सेगमेंट्स को बहुत नुकसान होगा, जो ओवरऑल नुकसान और ओवरऑल फायदे की डेफिनेशन को भी बदल सकता है। इसके अलावा अमेरिका में नवंबर के रिटेल सेल्स के आंकड़े भी आए, ठीक ठाक थे, 0.2% की ग्रोथ दिखी। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा आया, लेकिन उससे कुछ ज्यादा बाजार की हेल्प नहीं की और पूरी अमेरिकन बाजार आपको दिखेंगे गिरावट के साथ ही दिखा। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो युआन वापस कमजोर हुआ है, 4 साल के निचले स्तरों पर पहुंचा है ये अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। तो आप थोड़ा सा चाइनीज मार्केट को इसका बेनिफिट जरूर मिल सकता है क्योंकि युआन डिवैल्यूएट होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है उनका, लेकिन अदरवाइज कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी आपको फॉल ही होते हुए दिखेंगे क्योंकि क्रूड को लेकर इनकी भी दिक्कत है कि अगर कच्चा तेल नहीं चला है जिसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है कि उसकी मांग नहीं बढ़ रही है। साथ ही यूरोपीय बाजारों में भी नुकसान की स्थिति कुछ ऐसी थी, 4% के आसपास यहां भी टूटा। माइनिंग और रिफाइनरी कंपनीज को ज्यादा डेंट पहुंच रहा है। ओके, और इस बीच आपकी स्क्रीन पर लगातार SGX 50 फ्लैश होता हुआ, आधे % की कमजोरी के इंडिकेशंस थे और अब 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। और पूरी तरह से इस समय कच्चा तेल बीते हफ्ते 10% झटक दिया और फिर से कमजोरी इसीलिए आ रही है कि अमेरिका का जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम EIA कहते हैं,
उन्होंने वार्न करा है कि 2016 में बहुत तगड़ी ओवर सप्लाई आपको क्रूड मार्केट में देखने को मिलेगी और उसी के चलते फिर से दबाव आता हुआ। दूसरी दिक्कत की बात वो FOMC की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत, और अब तो लार्जली प्राइस्ड इन है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है। यानी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक शायद इस 2 दिनों की बैठक के बाद, जो बुधवार देर शाम खत्म होगी, अनाउंसमेंट शायद आ सकता है ब्याज दरें बढ़ने का। 1/4% के आसपास कई लोग मान रहे हैं कि शायद ब्याज दरें बढ़ेंगी, और ये 7 साल बाद होगा जब अमेरिका में टाइटनिंग की शुरुआत या ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। तो ये सब इवेंट जो हैं ये बुरी तरह से नर्वसनेस तमाम इक्विटी मार्केट्स में ला रहे हैं। लेकिन चलिए, CNBC आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मैं आपकी कॉल पढ़ रहा था आज सुबह की, 7,550 के नीचे आए तो बाइंग करें। मोटा मोटी ये मान के चल रहे हैं कि 75-40 जो प्रीवियस लोज थे, शायद हम उसके आसपास से वापस रिबाउंड ले सकते हैं। बिल्कुल आशीष, ऐसा लगता है कि एक बार अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हम पहुंचे हैं। बाजार काफी हद तक ओवरसोल्ड हैं भी, और डेटा उतने बुरे नजर नहीं आ रहे जितने कि हो सकते थे इस तरह के बाजार में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़े सपोर्ट के आसपास है, तो शायद गैप डाउन ओपनिंग के बाद मंदी करने के मौके आपके लिए कम हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार यहीं पर सपोर्ट लेकर या बॉटम बनाकर घूम जाएगा, वो कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मंदी करने के मौके नहीं है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी इन लेवल्स के आसपास की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली 7,500 का स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि 7,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट्स में, तो वो एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा वायदा कारोबार के लिहाज से भी। और अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट और नीचे हो जाता है तो फिर पुट कॉल रेशियो भी ये आपको संकेत देगा कि बाजार ओवरसोल्ड यानी कि जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन में आ चुके हैं। तो ऐसे में मंदी करने के बजाय थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर खरीदारी का मौका देखें, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। पूरा हफ्ता काफी अहम है घटनाओं के लिहाज से, तो ऐसे में बेहद उतार चढ़ाव रह सकता है, और उस लिहाज से सावधानी के साथ ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। और अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो ही खरीदारी करें, और वो भी बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लगता है एक बार 7,500 के सपोर्ट को बाजार मानकर वापस 7,625 और 7,700 इन 2 लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है। तो आज की कमजोरी में मैं थोड़ा निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके देखूंगा। ओके, तो कमजोरी में खरीदारी करने के मौके, लेकिन स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बेहद सतर्क होकर इस समय आपको कामकाज करना पड़ेगा। 75-50 के नीचे आए तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें आप। ध्यान रखें, GST को लेकर भी उम्मीद थी कि ओवर द वीकेंड कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। हालांकि पॉलिटिक्स किसी का भी बॉल गेम है, किसी को समझ में आता नहीं है, लेकिन सब वेट कर रहे हैं कि क्या शीतकालीन सत्र में वो बेहद इंपॉर्टेंट GST बिल पास हो पाएगा राज्यसभा में या नहीं, और अब तक उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। तो कंफ्यूजन बाजार को वैसे भी पसंद नहीं आता है। लेकिन चलिए, मैं एक और एक्सपर्ट्स की राय आपको आगे सुनाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में वाकई किस तरह की डाउन साइड रिस्क है और हमें और आपको करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है आज, इस हफ्ते कहां का नजर रहेगी इस इवेंट्स कैलेंडर पे नजर डालिए। आज ध्यान रखें, GST पर वित्त मंत्री की कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है, वो हमने हाईलाइट भी करा था हेडलाइंस पे, सबकी नजर वहां पर होंगी, इसलिए मैं कह रहा था GST को लेकर कंफ्यूजन एक दिक्कत की बात है। थोक और रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे मंगलवार को। अमेरिकी फेड की जो बैठक है उसकी शुरुआत होगी, साथ साथ डीजल कारों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। बुधवार को अमेरिका में जो बैठक हुई है, उस 2 दिनों की बैठक है, तो उसका आउटकम आएगा, शायद ब्याज दरें बढ़ने का, या फिर जो भी आउटकम आएगा वो हमें बुधवार देर रात मिलेगा। साथ साथ FIP भी देगा 17 FDI प्रस्तावों पर फैसला, तो ये तमाम जो कंपनीज होंगी वो फोकस में आएंगी। गुरुवार को IPO मार्केट फिर हलचल दिखाएगा, नारायण हेल्थ केयर का IPO बाजार में खुलने वाला है। साथ ही साथ मारुति के गुजरात प्लांट पर फैसला शुक्रवार को आएगा। BF यूटिलिटीज का जो केस चल रहा है कर्नाटका में हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई फिर से शनिवार को है। साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक बेहद एक्शन पैक्ड वीक है जिसको हम स्टेयर कर रहे हैं। सब नजरें रहेंगी इन तमाम इवेंट्स पे, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एज प्रॉमिस, निफ्टी पर अब एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना। आशुतोष आए, लगातार SGX निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि कमजोरी गहरा रही है, दबाव के साथ शुरुआत होगी, 60 पॉइंट के आसपास ही शायद कमजोरी आए। अगर ऐसा होता है, खुलता है कमजोरी के साथ, गैप डाउन के साथ, तो मेरी रणनीति क्या बने सर? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स एक स्ट्रेटजी नजर आ रही है यहाँ पे चार्ट पर, और मुझे लगता है कि 75-50 एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। अगर वीकली क्लोज भी देखें चार्ट पर तो ये इम्पोर्टेंट एक लेवल निकल के आता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे वीकली बेसिस पे हमें
अगर निफ्टी चार्ट्स पर मेंटेन करता है तो एक उछाल देखने को मिल सकता है, वी शेप में रिकवरी देखने को मिल सकती है निफ्टी में हमें। तो मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स इसके आसपास अगर खुलता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें और नीचे को 75-20 के आसपास स्टॉप लॉस रखें इंटरडे में, और क्लोजिंग बेसिस पे 75-50 का स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट रहेगा 76-40 का। ओके, तो 60 पॉइंट की कमजोरी जब इंडिकेट हो रही है तो फ्राइडे के लेवल्स से शायद 75-50 के लेवल्स के आसपास ही शायद भारतीय बाजारों की शुरुआत हो। आशुतोष मानते हैं उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करी जा सकती है, 72-20 का उस लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस करें। लेकिन आशुतोष, कोई स्टॉक्स भी आपने चुने आज के कारोबारी सत्र के लिए? जी आशीष, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, क्रूड की काफी गिरावट हो रही है और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसमें कुछ इंडिकेशंस नहीं आ रहे कि ऊपर को उछाल मिल सकता है। तो मुझे लगता है ओएनजीसी पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 221 का और नीचे का टारगेट रहेगा 208 का। सेकंड स्टॉक जिस पे नजर रहेगी बाय एलएनटी, स्टॉप लॉस रहेगा 1255 का और टारगेट रहेगा 1315 का। ओके, तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग के बाद खरीदारी करने की सलाह। ओएनजीसी क्योंकि कच्चे तेल में लगातार दबाव बना हुआ है, बिकवाली करने के यहां पे मौके ढूंढे। साथ ही एक और दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो, लेकिन वहां पे खरीदारी करने की सलाह। लेवल जो आशुतोष सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डिम्पी मेरे साथ बने हुए हमेशा की तरह। डिम्पी, आपने भी कुछ मार्केट के एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आप भी बताएं प्लीज। बिल्कुल, देखिए आशुतोष से भी बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि मिक्स थोड़ा ट्रेंड है, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है वो सारे शॉर्ट काउंटर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। मोहित गाबा कह रहे हैं कि शॉर्ट करें, एक्सिस बैंक को शॉर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे शॉर्ट करके ही आपको मुनाफा मिलेगा। 420 का वो टारगेट दे रहे हैं इस पे, और 449 का एक स्टॉप लॉस भी दिया जा रहा है। ट्रेड करीब 2 से 3 दिन के हिसाब से दिया गया ट्रेड है। इसके अलावा जेके दोषी का कहना है ये आप इसको येस बैंक को शॉर्ट करें, फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं जो भी आपकी स्क्रीन पर होंगे, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। 642 के हिसाब से आपको इसका टारगेट रखना है और करीब 700 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगले 2 से 3 दिन के लिए होगा, फ्यूचर है इसलिए शॉर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मदरसन सोमी को भी आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, ये भी अगले 2 से 3 दिन का टारगेट के हिसाब से इसको आप शॉर्ट करें, और इसमें जो टारगेट प्राइस होगा वो 250 रुपए के आसपास होगा और 284 का यानी कि 284 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये राकेश बंसल की रिकमेंडेशन है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं, ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के कारोबारी सत्र के लिए, नोट डाउन कर लें आप। लेकिन चलिए, इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में, ये जानते हैं हेमंत से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले ऑटो कंपनी आज रडार पर रहेंगी, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को हमने देखा था एनजीटी ने जिस तरह से डीजल कार की रजिस्ट्रेशन के ऊपर दिल्ली में बैन लगाया था, और उसके बाद अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। 6 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है। इसका मतलब ये तय है कि 6 जनवरी तक डीजल की कारें दिल्ली में रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। तो आप सोच सकते हैं दिसंबर की बिक्री के आंकड़े जो आएंगे उसमें किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और कंपनियां काफी हैरान है, परेशान है। सरकार से कह रही है कि क्लैरिफिकेशन जल्दी से जल्दी दे दीजिए इस मामले के ऊपर, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन लोगों ने बुकिंग करा दी है कार्स वो क्या करें, और जो गाड़ियां शोरूम्स में खड़ी हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। तो ऑटो कंपनियों के ऊपर आज नजर रखिएगा। टाटा मोटर, एमएनएम जैसी कंपनियां जिनका बड़ा हिस्सा जो है वो डीजल गाड़ी बिकने से आता है, मारुति पर भी इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। टीसीएस एक और ऐसा कंपनी है जिस पर नजर रहेगी, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे चेन्नई में जिस तरह से फ्लड्स की स्थिति कमजोर थी, खराब थी। उसके बाद अब कंपनी ने एक प्रॉफिट वार्निंग दे दी है, और ये पहली कंपनी है जिसने प्रॉफिट वार्निंग दी है आईटी सेक्टर से। और आप सबको पता है कि करीब करीब 65,000 कर्मचारी चेन्नई में उस जगह पर मौजूद थे जो काम नहीं कर पाए, और 5 दिन तक ये कामकाज नहीं हो पाया। वैसे भी सेकंड हाफ जो होता है वो कमजोर होता है आईटी कंपनियों के लिए। दिसंबर के महीने में छुट्टियां काफी होती हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड जो दिक्कत हुई उसके चलते काफी दबाव देखने को मिलेगा। आज ये शेयर जरूर गिरेगा खुलते ही। डाबर एक और ऐसा स्टॉक है जिसकी दिक्कतें अभी भी सुलझी नहीं है। नेपाल में और दिक्कतें बल्कि अब बढ़ गई हैं। नेपाल में जो रियल जूस था जहां पर ये रखा हुआ था, वहां पर अब नेपाल की अथॉरिटीज ने आके उसको सीज किया है, काफी सारे कंटेनर्स को जब्त कर लिया है, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो कंटेनर्स जो थे जहां पर जिसमें जूस पड़ा हुआ था वो एक्सपायर्ड जूस था, और ये भारत में आना था। काफी मुश्किल की बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी ने पहले भी सीएनबीसी आवाज से जब बातचीत करी थी तब उन्होंने कहा था कि नेपाल की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और सॉल्व नहीं हो रही हैं। बीटी कॉटन को लेकर जिस तरह से सरकार ने अब एमआरपी फिक्स करने की बात कही है, अब केंद्र सरकार के पास पूरी की पूरी पावर आ जाएगी और किसानों को रिलीफ देने की बात हो रही है। सीड, कॉटन सीड के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। अब साफ तौर पर मॉन्सेंटो जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव है। कावेरी सीड ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से इस हफ्ते जो पावर की
पॉलिसी पावर टैरिफ के ऊपर पॉलिसी तय होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें माना जा रहा है कि कुछ रियायत दी जाएगी, सोलर पावर और विंड पावर के ऊपर फोकस होगा। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर सरकार का वैसे ही फोकस है। दिल्ली सरकार तो देखिए किस किस तरह के कदम उठा रही है। सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन पावर जैसी कंपनियों पर आज फोकस होना चाहिए अगर पॉजिटिव साइड पर आपको ट्रेड करना है तो। ओके, तो ऑटो कंपनीज जहां पे एनजीटी के दिल्ली में बैन के बाद दिक्कतें सामने आएंगी, स्टॉक्स में प्रेशर होगा। टीसीएस चेन्नई में जो दिक्कतें आई थी उसका खामियाजा तीसरी तिमाही में शायद ये कंपनी भुगते। डाबर नेपाल को लेकर लगातार इश्यूज हैं। निगेटिव खबर इस कंपनी के लिए फिर से आती हुई जो हेमंत हाईलाइट कर रहे थे। मॉन्सेंटो और कावेरी सीड्स एक और ऐसी पॉकेट जो सीड मैन्युफैक्चरर्स हैं, दबाव होगा कॉटन सीड के दाम में, शायद कटौती कर दी जाए। और फाइनली एक अच्छी खबर, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से जुड़ी कंपनियों के लिए, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज का जो समिट हुआ था सक्सेसफुल रहा है, शायद रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज फोकस में आए। ये तमाम नाम आपके रडार पर रहने चाहिए। लेकिन चलिए, मैंने हाईलाइट करा था ग्लोबली सबसे बड़ी दिक्कत इस समय कच्चा तेल है, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। हमें और आपको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए कच्चे तेल में और बाकी कमोडिटीज में, बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स की। क्रूड की गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। सप्लाई बढ़ने से इसके भाव 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नामिक्स पर भाव $36 और ब्रेंट पर $38 के नीचे पहुंच गया है। वही डॉलर में कमजोरी से सोने में रिकवरी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर भाव $1071 पर है। उधर शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 66.88 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हुई बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह साहब जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल सर, बीता हफ्ता 10% का दबाव और अभी भी प्रेशर के साथ ही कामकाज के इंडिकेशंस आ रहे हैं। कितनी कमजोरी और आएगी, क्या बेच के चलूं, फायदा ही मिलेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष जी। इस समय तो जो सिचुएशन अभी दिख रही है उससे लगता है कि बहुत जल्द 2300 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कि करंट लेवल से एक बार जो ओपनिंग होगा उसमें पोजीशन बनानी चाहिए 2350 से 2390 तक के लेवल के लिए। और नाइनेक्स में देखें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको $32 के आसपास के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी इस हफ्ते भी, एटलीस्ट आज के लिए भी। जो रवि जी सुझा रहे हैं, दबाव के साथ ही कामकाज होगा। रवि जी, सोना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बताएं, कमोडिटी मार्केट ने पूरी तरह से डिस्काउंट कर लिया है क्या परसों का जो आउटकम आएगा फेड बैठक का, ब्याज दरें बढ़ेंगी, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है? और सोने में रह रहे के वो जो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है, क्या कंटिन्यू हो पाएगा सर? देखिए, इस समय आशीष जी जो स्पेकुलेशन है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सिल्वर में उसका सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड में एक अच्छे लेवल आए हैं शॉर्ट करके चलने के लिए, क्योंकि अगर इवेंट को देखें तो वो शायद अभी ओवर रिएक्शन गोल्ड में यहाँ पे देखने को मिला है। 25,700 का जो भाव है ये काफी अच्छा है सेल करके चलने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 25,500 का टारगेट पहले रखना चाहिए। पूरे वीक के हिसाब से देखें तो 25,050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पर सेल की रणनीति में जाएंगे तो मुनाफा ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगा। ओके, चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सोने में और साथ साथ कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह, लेवल्स जो एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनी सुझा रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शुक्रवार को आए अक्टूबर में इंडस्ट्री के आंकड़ों ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। आईआईपी 5 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। अक्टूबर में आईआईपी की ग्रोथ 3.8% से बढ़कर 9.8% रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में बेहद दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। माइनिंग और बेसिक गुड्स की ग्रोथ भी बढ़ी है, लेकिन उम्मीद के विपरीत इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ धीमी पड़ी है। लेकिन ध्यान रखें, अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज का दिन भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज दोपहर 12 बजे होलसेल महंगाई के यानी कि WPI आंकड़े सामने आएंगे। हालांकि लगातार 13वें महीना होगा जब आपको आंकड़े निगेटिव देखने को मिलेंगे। खासतौर पे दालों के भाव बढ़ने से खाद्य महंगाई जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यह आंकड़ा -2.59 हो सकता है। साथ साथ आज शाम को 5:30 बजे रिटेल महंगाई यानी कि जो CPI आंकड़े हम कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भी आएंगे। और वहां पे कहा जा रहा है लगातार चौथी महीना हो सकता है जब रिटेल महंगाई दर बढ़ते हुए नजर आए। 3.7% से बढ़कर
5% में पहुंचने की उम्मीद है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे। लेकिन चलिए, खत्म करने से पहले शो एक बार फिर से सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 70 अंक की कमजोरी है, लगातार वो कमजोरी घेराती हुई। अब तो ऑलमोस्ट 1% का दबाव है। लेकिन आज दोनों एक्सपर्ट्स हमने बातचीत करी, उनका मानना है गिरावट में 7550 या उसके नीचे अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। चलिए, लेकिन सुबह में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020 हेमंत और डिम्पी के साथ। नमस्कार।